नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की करने जा रहे हैं शुरुआत वॉरजोन से आ रही बड़ी खबरों पर लेटेस्ट जानकारी आपके सामने होगी। और इराक में ईरान के ठिकानों पर इजरायल ने किस तरीके से की है एयर स्ट्राइक, बड़ी खबरों पर और डिटेल जानकारी के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि भी। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां इजरायल का इराक में बड़ा सैन्य एक्शन देखने को मिला है और इजरायल का इराक में मौजूद जिहादी ठिकानों पर बड़ा हमला। ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकाने धुआं हो चुके हैं। आपको बता दें, इराक में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर खबर बड़ी है। इस हमले में इराक में मौजूद ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकाने कैसे तबाह हुए, उसको लेकर किए जा रहे बड़े दावे। ये तस्वीरें देखिए। इजरायल का इराक में मौजूद जिहादी ठिकानों पर वार, ये वही तस्वीर आपके सामने। ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स पर अटैक। और बड़ी खबर है, इजरायल की इराक पर भीषण बमबारी हुई है। जॉर्डन से आए थे इजरायली फाइटर जेट। इराक के बेबीलोन इलाके पर यह बमबारी की गई है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमलों के बीच देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, भीषण बमबारी की गई है और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इजरायली हमले की एक तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाता है। इस वक्त दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं जब आईडीएफ के फाइटर जेट इराक पर बॉम्ब बरसा रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ये तस्वीरें देखिए, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। इजरायल का ये एक्शन ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप के खिलाफ है। तबाही की ये तस्वीरें अब आपके सामने, दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने रखी है जहां देखिए किस तरीके से इजरायल का एक्शन अब देखने को मिल रहा है। और इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हुई एयर स्ट्राइक में जॉर्डन का नाम सामने आ रहा है। पश्चिमी थिंक टैंक ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाने में जॉर्डन की धरती का इस्तेमाल किया गया है। आपको मध्य पूर्व में जॉर्डन कितनी अहम पोजीशन निभा रहा है ये इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हैं। और ये इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अगर महायुद्ध हुआ तो जॉर्डन कैसे इजरायल के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने ये लोकेशंस भी रखते हैं और इन लोकेशंस के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको आज की परिस्थिति समझ आएगी जहां 1967 के युद्ध के बाद इजरायल जॉर्डन में मजबूत सामरिक सहयोग के तौर पर तो रहा ही है, जॉर्डन के कई रक्षा प्रोजेक्ट्स इजरायल की मदद से पूरे भी हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये देखिए कि किस तरीके से जॉर्डन की ये लोकेशन इन तमाम वॉर फ्रंट के बीच सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है। और क्योंकि जॉर्डन सामरिक सहयोग के तौर पर इजरायल के साथ जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रहा है, जाहिर सी बात है अगर आज की स्थिति में यहां और यहां हर तरफ अगर हालात बिगड़ते हैं तो जॉर्डन भी जाहिर सी बात है इसकी चपेट में आ सकता है। अब इंफॉर्मेशन उस आधार पर आपके सामने रख रहे हैं जहां देखिए कैसे जॉर्डन के कई रक्षा प्रोजेक्ट्स भी इजरायल की मदद से पूरे हुए हैं। ये एक और इंफॉर्मेशन है जहां पर आपको यह बता दें कि इजरायल ने जॉर्डन को बफर स्टेट के तौर में उभारा है। और पिछले हफ्ते ईरान के इजरायल पर अटैक के दौरान जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को भी रोका था। अब ये मूवमेंट जरा गौर से समझिए, क्योंकि ईरान से युद्ध हुआ तो जॉर्डन की इजरायल को मदद निर्णायक साबित हो सकती है। इंपॉर्टेंट यही है कि इजरायल जॉर्डन का गठजोड़ मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मनीष, इस वक्त आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इस हालात में क्या स्थिति उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इजरायल के एक्शन तो अब लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इजरायल और ईरान के बीच चूंकि 1500 किलोमीटर से अधिक का फासला है, तो वैसे में इजराइल को एयर स्पेस चाहिए। वो एयर स्पेस या तो जॉर्डन के थ्रू मिल सकता है, या इराक होकर मिलेगा, या फिर सीरिया होकर मिलेगा, तभी इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है। उसमें जो सबसे दोस्ताना एयर स्पेस है वो जॉर्डन का है। और हमने देखा कि जब 13 अप्रैल को हमला हुआ ईरान की तरफ से, तो किस तरह से जॉर्डन ने इजराइल की खुलकर मदद की। अब सवाल यह है कि जब इजराइल हमला करेगा ईरान पर, मिसाइलों से हमला करेगा, तो क्या उस वक्त जॉर्डन अपना एयर स्पेस देगा? क्योंकि जॉर्डन को भी पता है कि अगर ऐसा वो करता है तो ईरान का अगला हमला जॉर्डन पर भी होगा।
लेकिन चूंकि इजरायल और जॉर्डन के बहुत अच्छे संबंध हैं, साथ ही साथ जॉर्डन में बहुत बड़ा अमेरिकी बेस भी मौजूद है, तो ये संभावना जताई जा रही है कि जॉर्डन खुलकर इजरायल का साथ देगा और उससे देने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि अगर अलायंस में इजरायल और अमेरिका के साथ उन्हें बने रहना है तो। लेकिन अहम बात यह है कि अगर आप देखें कि इजरायल की तरफ से सीधे सीधे इराक तक आक्रमण हो रहे हैं, इराक में उन ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ईरान समर्थित जो भी गुट जहां पर मौजूद है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, उन सब पर इजरायल का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक वो डायरेक्ट ईरान पर हमला। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और अपडेट आ रही है, ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान ने जंग पर 80 देशों को किया है ब्रीफ। जी हां, इजरायल पर हमले को लेकर 80 देशों से जानकारी शेयर की है और मॉस्को के ईरानी दूतावास में हमले की ब्रीफिंग हुई है। ईरान की ब्रीफिंग में मिसाइलों के बारे में जानकारी भी दी गई है, हमले में इस्तेमाल हथियारों की डिटेल बताई गई है। तो जैसा मनीष बता भी रहे थे कि ईरान समर्थित जितने भी गुट है या फिर जितने भी समर्थन करने वाले देश हैं, सब पर इजरायल की नजर है, इसीलिए इस मीटिंग में ब्रीफिंग हुई है ईरान की ओर से। और बड़ी खबर यही है कि मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 घंटे भारी हैं। विध्वंसक मोड़ पर इजरायल ईरान जंग है और किसी भी वक्त महायुद्ध शुरू हो सकता है। ईरान के हमले का इजरायल ने बदला लिया है। और अगली बड़ी अपडेट आपको दे दें, इजरायल ने ईरान पर पलटवार किया है। ईरान के हमले के 120 घंटे बाद इजरायल ने जवाब दिया है। एक साथ ईरान के 9 शहरों को टारगेट किया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के हमलों को नाकाम किया, लेकिन अब इस हमले के बाद महाप्रलय का काउंटडाउन तय हो गया है। तो अब जब मिडिल ईस्ट पे महाप्रलय तय है तो ये जानना भी जरूरी है कि अगले दौर की जंग कितनी भयावह हो सकती है और इजरायली हमले के बाद ईरान की क्या तैयारी होगी, वही इजरायल किस प्लान पर काम करेगा, ये देख लीजिए। ईरान आखिर करेगा क्या, ये समझना जरूरी है, क्योंकि डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फेयर, ये इजरायल का प्लान भी किस तरीके से, हालांकि अगर ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है इजरायल के प्लान के तहत खबर यह है कि 340 लड़ाकू विमान युद्ध के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक हथियार का इस्तेमाल अगर ईरान की तरफ से होता है तो ईरान के कई शहरों पर हमले की तैयारी इजरायल की भी है। इंपॉर्टेंट यह है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात में ईरान की तैयारी के तहत खबर है कि इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों पर वो हमलों को अंजाम दे सकता है, जबकि इजरायल भी ईरान के कई शहरों पर हमले की तैयारी पूरी तरीके से करने का दावा कर रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट पर रखा जा रहा है मनीष, और उसी आधार पर इस वक्त ये सवाल करूंगी, क्योंकि इस बात की चर्चा हम लगातार करते आए हैं कि अगर किसी तरीके का एक्शन होता है तो उसमें टारगेट पर रहेंगे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के न्यूक्लियर क्षमता को लेकर यही कहा जाता है कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं, एक जिनके पास परमाणु बम है, एक जिनके पास परमाणु बम नहीं है, और तीसरा है ईरान, जिसके पास है या नहीं है इसको लेकर दुनिया भर में सवाल उठते रहे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि IAEA भी इस बात को मानता है कि ईरान के पास वो डर्टी बम है या उसकी क्षमता हासिल हो चुकी है, और ईरान कह भी रहा है कि अगर हमारे इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ तो हम इजरायली इंस्टॉलेशन जो दिमोना में उनका न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हम अटैक करेंगे। बल्कि IRGC की तरफ से इजरायल के कहां पर न्यूक्लियर बम हो सकते हैं उनका पूरा एक लिस्ट भी जारी किया गया है। तो वैसी स्थिति में देखिए, दोनों ही मुल्क एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करने की घोषणा करते हैं कि हम उनको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन चाहे दोनों में से जो भी खत्म करे, तबाही तो आनी तय है और उसी तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया। बस देखना यह है कि इजरायल अगला हमला ईरान पर उनके एयर स्पेस में जाकर कब करता है या फिर ईरान कब जाकर रिटेलिएट करता है, क्योंकि जब भी ये होगा तो उसके बाद फिर अमेरिका और दूसरे देशों को मजबूरी में इस जंग में शामिल होना ही होगा। इंडिया का 7 सूत्रीय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा और इंडिया खेमे से TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है। गठबंधन के सभी दलों के मैनिफेस्टो के अहम वादे शामिल, 30 लाख पदों पर भर्ती, जातीय जनगणना का वादा और MSP की गारंटी भी इसमें शामिल है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है।
तो बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि इंडिया का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा। अब क्या क्या वादे, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबरें हैं कि 30 लाख खाली पड़े पदों की भर्ती, साथ ही जातीय जनगणना, इसके अलावा आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, साथ ही आपको बता दें किसानों को एमएसपी की गारंटी और साथ ही सभी बीपीएल परिवार को घर पर मुफ्त राशन। छठी और महत्वपूर्ण बात यह कि गरीब परिवारों को साल में 6 मुफ्त सिलेंडर। सातवीं महत्वपूर्ण बात यह कि सबको 200 यूनिट बिजली फ्री। उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को 50,000 रुपए। राज्यवार ओपीएस योजना लागू करेंगे और साथ ही एजुकेशन लोन माफ करने का वादा। तो ये 10 बड़ी बातें इसी मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपके सामने रखी है, जिसे आज इंडिया का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये बड़ी खबरें सामने आई हैं कि इसमें क्या क्या वादे किए जा सकते हैं। एक और अहम जानकारी है, इंडिया गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पेच फंस गया है। ममता की पार्टी जातीय जनगणना पर राजी नहीं है। टीएमसी की असहमति के बावजूद रहेगा जातीय जनगणना का मुद्दा। टीएमसी अगर मान जाएगी तो रांची में ऐलान संभव है, अगर टीएमसी नहीं मानी तो बाद में इसका ऐलान होगा। तो इंडिया के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पेच को लेकर ये खबर जो आपको दिखाई है, अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि 7 सूत्रीय एजेंडे में एक मुद्दे को छोड़कर आपसी सहमति को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और टीएमसी जातिगत जनगणना को शामिल नहीं करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का ये मानना है कि टीएमसी को सिर्फ बहाना चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये कि 21 अप्रैल को रांची में इंडिया की रैली में इसका ऐलान हो सकता है, और अगर टीएमसी का विरोध जारी रहा तो रांची में ऐलान नहीं होगा। हालांकि बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखा जरूर जाएगा, लेकिन इंडिया में शामिल सभी दलों को भेजा जा चुका है ये एजेंडा। और इसी एजेंडे के तहत जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुमार, इस बारे में इनपुट बताएं, क्योंकि यहां जाहिर सी बात है टीएमसी का एक और बड़े मुद्दे पर विरोध खुलकर सामने। ये निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन के बाकी दल हैं वो उसमें सहमति बन गई है। सभी दलों को ये 7 सूत्रीय एजेंडा भेज दिया गया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वो नहीं चाहते कि जातीय जनगणना का और आरक्षण बढ़ाने की सीमा का मुद्दा इसमें रखा जाए। ऐसे में अगर तृणमूल नहीं मानती है तो 21 तारीख की रैली के बाद इसका ऐलान होगा। अगर तृणमूल मान जाती है, क्योंकि वहां माना जा रहा है कि डेरेक ओब्रायन तृणमूल की तरफ से मौजूद रहेंगे रैली में, तो उसका सम्मान रखते हुए वहां पर इसको जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 7 सूत्रीय एजेंडा जनता के सामने रखेगा, इसका ऐलान करेगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार विक्रांत, आगे भी इस बारे में अपडेट लेंगे। और आज की एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें मिशन दक्षिण इस बार बीजेपी के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा है, और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा भी करेंगे। हालांकि कर्नाटक से पहले वो महाराष्ट्र जाएंगे। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद बीजेपी ने दूसरे चरण में होने वाले चुनावी प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज पहले महाराष्ट्र जाएंगे और नांदेड़ में सुबह 10:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। नांदेड़ के बाद पीएम परभणी जाएंगे, जहां दोपहर 12:15 बजे जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कर्नाटक में आईटी राजधानी बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुर शहर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम करीब 4 बजे कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर शहर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम 5:30 बजे बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में इस बार लोकसभा चुनाव काफी रोमांचक है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव तो है ही, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी बीजेपी को जिताने के लिए जी जान से जुटे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गृह राज्य होने के साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने से उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि इस बार जेडीएस का साथ मिल जाने से बीजेपी इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला चुनाव है। महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए गारंटी सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं, बल्कि पल पल देश के नाम खपाने का इरादा है। मेरे लिए ये गारंटी 3 अक्षरों का खेल नहीं है। ये गारंटी के पीछे पल पल खपाने का इरादा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर
2047। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला चुनाव है। 2024 का ये चुनाव विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का चुनाव है। और पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत अगले चरण के लिए झोंक दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। अमित शाह पहले राजस्थान के भीलवाड़ा जाएंगे और वहां सुबह 11 बजे जनसभा करेंगे। अमित शाह भीलवाड़ा से कोटा जाएंगे और वहां सीएडी ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे रैली करेंगे। राजस्थान के बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वृंदावन के प्रियकांजू मंदिर ग्राउंड में शाम करीब 4 बजे अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मथुरा में होने वाली अमित शाह की रैली के लिए बीजेपी की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीदें हैं। मथुरा, काशी और अयोध्या की तरह ही बीजेपी के चुनावी अभियान हमेशा केंद्र में रहा है। ऐसे में मथुरा लोकसभा सीट पर दूसरी पार्टियों की भी नजरें हैं। हालांकि मथुरा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं। वो पिछले 2 चुनावों में यहाँ से लगातार जीतती आ रही हैं। चुनावी समीकरणों के लिहाज से मथुरा में हमेशा जाट समुदाय का वोट निर्णायक रहा है। राजस्थान के उदयपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। उन्होंने राम मंदिर और आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। गृहमंत्री अमित शाह लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कल देर शाम उदयपुर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वार किया। सभी की सीट मोदी जी की झोली में कमल फूल। अमित शाह ने धारा 370 को लेकर राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती पर प्रहार किया। कश्मीर के अंदर ये महबूबा मुफ्ती और राहुल बाबा कहते थे 370 हटेगी तो खून की नदियां रह जाए। अरे राहुल बाबा हट गई, 5 साल हो गए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो में मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखेंगे और दोनों नेता उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के लिए करेंगे प्रचार। पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के लिए सभी सियासी दलों ने चुनावी प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। 7 साल बाद साथ आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजियाबाद के बाद अब अमरोहा में एक साथ चुनावी सभा करेंगे। दोनों नेता अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के समर्थन में रैली करेंगे। अखिलेश और राहुल एक साथ बीजेपी पर वार करेंगे। पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही अमरोहा में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश और राहुल पर प्रहार किया। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 बड़े विशेष विमान, 4 छोटे विमान और 8 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक इसी से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने मिशन 2024 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने पहले चरण के 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक 7 विमान और 8 हेलीकॉप्टर के सहारे मिशन 2024 फतेह करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 बड़े विशेष विमान, 4 छोटे विमान और 8 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं,
जिसमें 3 बड़े विशेष विमान का इस्तेमाल कांग्रेस के बड़े नेताओं और गांधी परिवार के सदस्यों के प्रचार के लिए किया जा रहा है। गांधी परिवार के बाद सबसे ज्यादा मांग सचिन पायलट की हो रही है। छोटे विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके सचिन पायलट कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। पायलट कई राज्यों का चुनावी दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। जहां विमान नहीं पहुंच सकते वहां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 4 छोटे विमान सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, अलका लांबा के लिए रखे गए हैं। 3 बड़े विमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल के लिए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 62.37% मतदान हुआ और पहले चरण में कहां पर मतदाताओं में जोश ज्यादा दिखा और कहां पर हुई कम वोटिंग, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोट डाले गए। त्रिपुरा में 80.17%, बिहार में 48.50%, उत्तर प्रदेश में 60.25%, मध्य प्रदेश में 64.77%, राजस्थान में 56.58%, महाराष्ट्र में 55.35%, तमिलनाडु में 65.19%, पश्चिम बंगाल में 78%, असम में 72.10%, छत्तीसगढ़ में 63.41%, जम्मू कश्मीर में 65.08%, अरुणाचल प्रदेश में 67.15%, मणिपुर में 69.13%, मेघालय में 74.21%, मिजोरम में 54.23%, नागालैंड में 56.91%, पुडुचेरी में 73.50%, सिक्किम में 69.47%, लक्षद्वीप में 59.02% और अंडमान निकोबार में 56.87% वोटिंग हुई। पहले चरण में कुल 62.37% मतदान हुआ। यूपी में पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले चरण के 102 सीटों पर वोटिंग के बाद नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले शो में ही बीजेपी फ्लॉप हो गई। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की कहानी और डायलॉग किसी को पसंद नहीं आ रही है। पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। और बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सभी दलों ने जीत का दावा किया है और बीजेपी और आरजेडी ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर हुई वोटिंग का प्रतिशत सभी राज्यों से काफी कम रहा है। सिर्फ 48.50% वोटिंग हुई। सियासी दल इन सीटों पर जीत को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। रूप से मतदान प्रतिशत लगभग वही आ रहा है जो पिछले बार के चुनाव में आए थे, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। चिराग पासवान ने भी चारों सीटों पर जीत का दावा किया। मुझे लगता है हम लोग चारों की चारों सीटें मतलब जीत तो रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट इस बार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। और जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि चारों सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में मतदान हुआ है। देखेंगे, लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीत रहे हैं। और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताया है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता को लेकर क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी औरत है और बनर्जी उनका टाइटल है, लेकिन वो है हिंदू, लेकिन हिंदू विरोधी काम करती है और उनका सरकार जो भी है वो भी हिंदू विरोधी काम करते हैं। हमारे रामनवमी में ये हमारे
क्या बोले, ये हमारे आचार है, ऐसे ही हम लोग लाठी खेला और अस्त्र शस्त्र खेला दिखाते हैं। आज ममता बनर्जी आए हैं बोल के तो हम लोग अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो तो हम बदलेंगे नहीं। उनके लिए मुहर्रम में छोड़ा घुराना सब ठीक रहता है, लेकिन रामनवमी में अस्त्र शस्त्र दिखाना उनके लिए गलती हो रहा है। रामनवमी पर बंगाल में बवाल को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया था। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर संजय राउत के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर संजय राउत के बयान पर सियासी बवाल जारी है। कि संजय राउत का जो पोस्टर था, उसके ऊपर उसका जो फोटो था, ऐसा ही उनका चला तो एक दिन रास्ते पे गाड़ी अड़ा के संजय राउत के थप्पड़ पे मारने की भी वक्त उनकी विचारधारा से महाराष्ट्र के महिलाओं के ऊपर आएगा। संजय राउत ने नवनीत राणा को लेकर क्या कहा था, सुनिए। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए जमानत मांगी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों से जवाब मांगा है। दोनों एजेंसियों के जवाब के बाद ही अदालत सिसोदिया की जमानत पर फैसला करेगी। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मामले की तूल पकड़ने के बाद सिसोदिया को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। मार्च में सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। TV9 भारतवर्ष ने आपको डूबती दुबई की एक तस्वीर दिखाई थी। अब हम आपको सुनाएंगे उन लोगों की आप बीती जो इस हालात से गुजरे हैं। मैंने दुबई को डूबते देखा। मुलाकात अब आपकी ऐसे लोगों से करवाएंगे जिन्होंने दुबई को डूबते हुए देखा है, और पिछले हफ्ते जिस तरीके से बारिश और तूफान ने दुबई में जिस तरीके की तबाही मचाई है, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दुबई एयरपोर्ट पर ऐसी बाढ़ आई कि रनवे से लेकर एयरपोर्ट के अंदर तक पानी आ गया। सड़क पर ऐसा सैलाब कि गाड़ियां पानी में डूब गई। तेज हवाओं के चलते पेड़ उखड़ गए। एयरपोर्ट पर उड़ानें कई घंटे तक बंद रहीं। दुबई में हालात सामान्य होने लगे हैं। दुबई में फंसे भारतीय देश लौटने लगे हैं। और बड़ी खबर यह है कि दुबई में फंसे भारतीय अब अपने देश वापस लौटने लगे हैं। दुबई से दिल्ली के लिए जो फ्लाइट्स है वो शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है स्पाइस जेट की फ्लाइट। बाढ़ के चलते दुबई में बिगड़े थे हालात। भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट पर भर गया था पानी। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अपने देश वापस लौटे हैं दुबई से लोग। और कहा जा रहा है कि भीषण बारिश की वजह से दुबई में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात इतने बुरे हो गए कि एयरपोर्ट तक पानी पहुंच गया है और इसकी वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल भी करनी पड़ी। लेकिन भारत के लिए एक फ्लाइट आई है स्पाइस जेट की, और दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो भारतीय हैं जो दुबई में रहते हैं और भारत आए हैं। और TV9 से बातचीत में दुबई से लौटे कपिल देव ने उस दिन का खौफनाक मंजर बताया जब बारिश और तूफान ने दुबई में तबाही मचाई। इस टाइम पे फॉर लास्ट 3 डेज इतने बुरे हालात है कि जो कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था। 10 बार फ्लाइट का टाइम रिवाइज किया गया। एयरपोर्ट पे पानी, रोड्स पे पानी, 100 से 500 कार्स जो हैं स्टक थी पानी में। बहुत इवन दुबई मॉल में पानी भरा हुआ था। सो इट वाज वेरी वर्स। बहुत पानी भरा हुआ था।
बहुत ज़्यादा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी फ्लाइट कितने बजे की थी? मेरी फ़्लाइट एक्चुअली तो कल शाम की थी 6 बजे की, बट वो कितनी बार रिवाइज़ किया कम से कम मोर देन 10 टाइम्स। दिक्कत मीन्स एयरपोर्ट पे कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं, मीन्स ओपन गेट भी ओपन, एयरपोर्ट के अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। इस समय दुबई के अंदर के हालात क्या है? इस टाइम अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, बट पहले जो थे कल तक जो बहुत ज़्यादा वर्स थे। मतलब किस किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे थे? मीन्स कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, इवन मेट्रो बंद था, मेट्रो स्टेशन पे पानी था, देन घरों में पानी, दुबई मॉल, इवन जो दुबई मॉल जो इतने हाइक पे है वो भी पानी में भरा हुआ था। खाने पीने की चीज़ें? खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, जो भी था मीन्स घर पे बना और खाओ। और वहीं दुबई से लौटे रवि रंजन ने बताया कि किस तरह तूफान ने दुबई एयरपोर्ट पर हालात बिगाड़ दिए थे। उनकी फ्लाइट करीब 24 घंटे देरी से उड़ान भर सकी। इस समय वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए अभी फ़्लाइटों में आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वहाँ पर जो भी 2-3 दिन लेट हुआ था ना, एक दिन बरसात के कारण, तो काफ़ी मतलब परेशानी हो रही है लोगों को। किस तरह की परेशानी आई है? मतलब उनको 12-12 घंटे 15-15 घंटे वहाँ पर वेट करना पड़ रहा है एयरपोर्ट पर। पर। अभी भी क्या मतलब पानी एयरपोर्ट में भरा हुआ है? नहीं, पानी तो बिल्कुल भी नहीं है अभी एयरपोर्ट पर, पानी सूख गया, स्थिति ठीक है। अभी धीरे धीरे 1-2 दिन में सही हो जाएंगे शायद हालात। तो आपकी फ़्लाइट कितने बजे की फ़्लाइट थी? हमारी ये थी कल रात को थी 11:15 बजे। और आपको लगभग 24 घंटा लेट हुए हम। कभी सोचा था कि दुबई में जो है इस तरह की स्थितियाँ नहीं, इस तरह की बाढ़ आ सकती है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। हाँ, उस दिन सबको बोल दिया गया था कि आज आपकी छुट्टी है, सब अपने रूम पर ही रहो, सब जो जहाँ है वो वहीं रहो, बाहर जाना आपके लिए सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। दुबई से लौटे एक और यात्री ने बताया कि तूफान के चलते दुबई की यातायात व्यवस्था चरमरा गई और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सफ़र में फ़्लाइट डिले थी, फ़्लाइट कैंसिल थी, 2 दिन एयरपोर्ट बंद था, तो अभी फ़्लाइट्स ओपन हुई हैं, तो दे आर सेंडिंग पीपल बैक। तो ये दुबई बाकी कंट्री से फ़्लाइट अभी आ नहीं रही हैं, क्योंकि दे हैव टू क्लियर द पीपल जो वहाँ पर हैं अभी। नहीं, पर सब लोगों को बोल दिया घर पे रहना है, वर्क फ्रॉम होम था। अब जिसको निकलना पड़ रहा है उसको प्रॉब्लम थी, वैसे तो सबको बोला घर पे रहो आप। ट्रांसपोर्ट की समस्या तो है, अभी भी है वो थोड़ा, बाकी खाने पीने का तो इतना कुछ नहीं था।